Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the surface tension and properties of the surface tension। तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव पर आधारित अनुप्रयोग क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव, तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि किसी पात्र में द्रव भरा है और इसका ये स्वतंत्र पृष्ठ है इस तरीके से, तो पृष्ठ तनाव होता है कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, जैसे हमने ये एक काल्पनिक रेखा खींची, तो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव होता है। ये मान लेते हैं ये काल्पनिक रेखा जो खींची है इसकी लंबाई L है, तो पृष्ठ तनाव होगा F/L। T से डिनोट करते हैं इसको, कहीं कहीं पर S से भी लिखते हैं, तो चाहे जिस संकेत से आप नोट कर सकते हैं, T से भी नोट करते हैं, S से भी नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर T से डिनोट किया। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है कि ये द्रव पृष्ठ है, तो द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव होता है। अर्थात पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जो अपने मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयास करता है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह गुण है जो अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को समेटकर कम से कम करने का प्रयास करता है। देखते हैं कि जैसे किसी भी ग्लास में आपने देखा कि द्रव भर दिया गया या जूस भर दिया जाता है, तो वो इस शेप में आने के बावजूद भी नहीं गिरता। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर ये पृष्ठ तनाव लग रहा होता है, तो इस कारण से। तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव की कई परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि किसी भी द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं, अथवा पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह गुण है जो अपने मुक्त पृष्ठ के सतह पर कम से कम अणु रखने का प्रयास करता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि द्रव का वह गुण है, पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जो अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को समेटकर कम से कम करने का प्रयास करता है। ये सब पृष्ठ तनाव ही कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, T=F/L, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर और विमा हो जाएगी इसकी mLT-2/L, यानी mt-2। ठीक है ना? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर बूंद है तो बूंद के लिए एरिया जो होगा 4πr² मिलेंगे, लेकिन साबुन के बुलबुले के लिए, जैसे बुलबुले की बात करते हैं, के लिए एरिया जो होगा वो डबल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, बूंद के लिए अगर देखें तो ये T=F/L से F=TL होगा, तो F=TL लिख सकते हैं। लेकिन बुलबुले के लिए F'=T/2L या 2TL लिखेंगे, क्योंकि दो पृष्ठ होंगे तो दो पृष्ठों में दोनों की लंबाई LL अगर मानेंगे तो लंबाई दुगनी होगी, इसी वजह से क्षेत्रफल भी दोगुना लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बूंद के लिए और बुलबुले के लिए हैं अलग अलग, जो यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि ससंजक बल और आसंजक बल क्या होते हैं। तो ससंजक
बल और आसंजक बल। इसको हम कोहेसिव भी बोलते हैं फोर्स, और इसको अधेसिव फोर्स भी बोलते हैं। तो दोनों ही आकर्षण बल होते हैं, लेकिन समान अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल होता है, ध्यान रखिएगा। और भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में लगने वाला बल आसंजक बल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ससंजक बल क्या है? समान अणुओं के बीच, समान अणुओं के बीच आकर्षण बल। और ये क्या होता है? भिन्न भिन्न अणुओं के बीच आकर्षण बल। तो समान अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे हम आसंजक बल या अधेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे जल के ही अणुओं के बीच में जो बल लगे वो ससंजक बल, जल और कांच के बीच में लगे अगर बल आकर्षण बल तो वो फिर आसंजक बल होगा। तो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो आसंजक, और समान अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस कर देते हैं कि आणविक दूरी क्या होती है, आणविक परास क्या होती है। तो आणविक परास, तो ये आणविक परास क्या है? दो अणुओं के बीच की वह अधिकतम दूरी जहां दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ध्यान रखिएगा। दो अणुओं के बीच की अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी है जहां अणु एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसकी कोटि जो होती है 10⁻⁹ मीटर की होती है। तो ये होती है आणविक परास। तो ध्यान रखना कि दो अणुओं के बीच की वह अधिकतम दूरी जहां पर दोनों अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं आणविक परास कहलाती है, और इसकी कोटि जो होती है 10⁻⁹ मीटर की होती है। चलिए इसी के साथ हम कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे द्रव जो है कांच को भिगोता है लेकिन पारा नहीं। देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट नोट लिखिएगा, द्रव कांच को भिगोता है पारा नहीं, क्यों? तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। द्रव को जैसे हमने नोट कर लिया W से, कांच को नोट कर लिया हमने ग्लास से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि द्रव और कांच के लिए पहले हम देखते हैं, पारे के लिए हमने डिनोट कर लिया मरकरी M से लिख दिया, ठीक है ना। वाटर के लिए W, ग्लास के लिए G, पारा यानी मरकरी के लिए M लिख दिया। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। द्रव कांच के लिए देखते हैं, तो देखिएगा कि द्रव और कांच के बीच में जो आसंजक बल होता है, आसंजक बल ग्रेटर होता है F ससंजक बल से, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर आसंजक बल भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में होता है, तो वाटर और ग्लास यानी द्रव और कांच के बीच में जो आसंजक बल है वो द्रव के बीच में ससंजक बल वाटर यानी ध्यान रखिएगा समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ये ससंजक होता है, और भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में आसंजक बल। तो यहाँ पर खास बात ये है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि जल और
कांच यानी द्रव और कांच के बीच में जो आसंजक बल होता है वो द्रव द्रव के बीच में ससंजक बल से अधिक होता है, इसलिए द्रव कांच से चिपकता है। इसी के साथ अगर हम पारा और कांच के लिए करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर F जो है आसंजक बल, ये लेस होता है, F ससंजक बल किसके बीच में, तो यहाँ पर मरकरी और ग्लास के बीच में आसंजक बल जो होता है वो यहाँ पर मरकरी के बीच में लगने वाले ससंजक बलों से कम होता है। तो इस वजह से इस कारण पारा कांच से नहीं चिपकता। क्लियर? तो ये बात ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि द्रव कांच को भिगोता है या चिपकता है जबकि पारा नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि द्रव और कांच के बीच में लगने वाला आसंजक बल द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, इसलिए द्रव कांच से चिपकता है या भिगोता है। जबकि पारे और कांच के बीच में लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से कम होता है, इसलिए पारा कांच से नहीं चिपकता। ठीक है, तो ये कारण था। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम यहाँ मार्कर से लिख रहे हैं तो क्यों ये अक्षर उभर कर दिख रहे हैं, ये भी आसंजक बलों के कारण ही। जैसे हम स्याही निब से पेन से हम कागज में लिखते हैं और वो अक्षर उभर कर आते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसी के कारण, आसंजक बलों के कारण। तो ध्यान रखिएगा कि स्याही का पेन से कागज पर लिखने से जो स्याही के अक्षर उभर कर आते हैं या बोर्ड पर चॉक से लिखने पर या बोर्ड पर मार्कर से लिखने पर जो अक्षर दिखते हैं उभर कर आते हैं वो आसंजक बलों के कारण ही होता है। ठीक है ना? तो इसी के साथ हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब हम द्रव और तेल के लिए इसके लिए देखते हैं तो ये ऐसा क्या होता है कि जब तेल के पृष्ठ पर जल की बूंद डालते हैं तो सिकुड़ कर वो गोलाकार हो जाती है। ऐसा क्यों? तो इसलिए होता है कि F जो ये वाटर है और ये ऑयल है, जो आसंजक बल है ये जो होता है लेस होता है F ससंजक बल से, ये कम होता है। किसके? वाटर और ऑयल के बीच जो आसंजक बल है ये वाटर यानी द्रव द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल से कम होता है, इसलिए द्रव की बूंद जो होती है पूर्ण गोलाकार हो जाती है। तेल पर द्रव की बूंद डालने पर गोलाकार हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कारण है। देखिएगा आप अक्सर देखते हैं कि तेल में अगर 2-4 बूंदें द्रव की पड़ जाए तो सिकुड़ करके गोल गोल सी हो जाती हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर द्रव में पानी में तेल पड़ जाए तो छितर कर फैल जाता है। ऐसा क्यों? तो ये कारण है। तो ध्यान रखिए, द्रव और तेल के लिए अगर देखेंगे तो द्रव और तेल के बीच में आसंजक बल लगता है वो द्रव के अणुओं के ससंजक बल से कम हो जाता है, इसलिए जो तेल पर द्रव की बूंद पड़ती है वो सिकुड़कर गोलाकार हो जाती है। जबकि F आसंजक बल जो है वाटर और ऑयल के बीच में ग्रेटर होता है F ससंजक किसके लिए? ऑयल के लिए। ठीक है ना? इसलिए द्रव सतह पर तेल गिरने से
वह द्रव पर फैल जाता है। ये कारण, ठीक है ना। तो जिसके कारण अगर हम तेल पर द्रव की बूंद गिरा दें तो वो सिकुड़कर पूर्ण गोलाकार के रूप में हो जाती है, जबकि द्रव में अगर तेल फैल जाए, ठीक है ना, तो वो छितरकर पूरे द्रव में फैल जाता है और चिपक जाता है इन गुणों के कारण। ओके।